हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू योर ऑन यूट्यूब चैनल दैट इज एग्जाम हट। डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेविटेशन 11th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और आज का टॉपिक रहेगा हमारा सैटेलाइट। इससे पहले मैंने आप लोगों को इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने डिस्कस किया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सॉलिड स्फीयर का कितना होता है, शेल से कितना बनेगा, या फिर एक्सियल लाइन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग हो, या फिर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क के एक्सियल लाइन के ऊपर। तो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सैटेलाइट। सो सैटेलाइट्स के बारे में आप यू बहुत अच्छे से जानते हो कि सैटेलाइट होते क्या हैं। दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट जो जनरली प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, हम उनको सैटेलाइट्स बोलते हैं। अब ये जो सैटेलाइट है ये किस हाइट पे ले जाकर के इनको उनके ऑर्बिट में पुट किया जाता है, वो हाइट कितनी होनी चाहिए, और किस स्पीड से इनको थ्रो किया जाएगा, दैट मीन्स उनकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, उनकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी कितनी हो सकती है किसी सैटेलाइट की, ये हम डिस्कस करेंगे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर। तो ब्रीफ में हमने समझ लिया कि क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। इसको स्टार्ट करते हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सैटेलाइट की जब भी बात आती है तो बेटा सैटेलाइट मेनली कितने तरह के होते हैं? सैटेलाइट दो तरह के हम डिस्कस करेंगे। सैटेलाइट दो तरह के होते हैं जिनको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है आपने। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हो सकते हैं और दूसरे हो सकते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स और अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो एक ही है जिसको आप मून कहते हो, ठीक है। और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है बेटा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने बहुत सारे बना रखे हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम अपनी जरूरत के हिसाब से, हमारी जो जरूरतें हैं, फॉर एग्जांपल जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए हमें सैटेलाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कम्युनिकेशन पर्पज के लिए हमें सैटेलाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्लाउड्स की इंफॉर्मेशन हमें लेनी हो, या फिर कोई मान लो कि कोई तूफान आने वाला है उसकी प्रायर इंफॉर्मेशन हमें अपने को चाहिए हो, इस सारा सैटेलाइट से। आप लाइव मैचेस देख पा रहे हो, दिस इज बिकॉज ऑफ सैटेलाइट्स। सो वेल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का बहुत सारा यूज है और ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी मेनली दो तरह के हम डिस्कस करेंगे। एक तो देखो एक्टिव सैटेलाइट्स होते हैं, एक्टिव सैटेलाइट्स, और दूसरा होता है पैसिव सैटेलाइट। दूसरा होता है पैसिव सैटेलाइट बेटा। देखो एक्टिव सैटेलाइट में किनको बोल रहा हूं, ये खास तरह के सैटेलाइट है, इनके अंदर कॉस्ट ज्यादा आती है बनाने में, ठीक है। हालांकि ये हमारे चैप्टर का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए ये सब चीज पढ़ा रहा हूं। एक्टिव सैटेलाइट के अंदर मेनली क्या कुछ होता है, देखो एक तो रिसीवर लगा होता है, एक रिसीवर लगा होगा, उसके अंदर प्लस एक एम्पलीफायर सर्किट होता है, और एक होता है इसके अंदर प्लस ट्रांसमीटर। मतलब ये सैटेलाइट ऐसे हैं, अर्थ से जो सिग्नल आएगा उस सिग्नल को रिसीव करके उसको एम्पलीफाई करके उसके मतलब मॉडिफिकेशन कर सकता है ये सैटेलाइट, और उसके बाद ट्रांसमिट वापिस करता है अर्थ सरफेस के ऊपर। तो ऐसे सैटेलाइट्स जो है एक्टिव सैटेलाइट कहलाते हैं, और इनका कॉस्ट जो है पैसिव सैटेलाइट से ज्यादा आता है। और पैसिव सैटेलाइट में किसको बोल रहा हूं, ये सिंपली ऐसे सैटेलाइट है जिनके अंदर सिर्फ रिफ्लेक्टर लगे होते हैं, सिर्फ रिफ्लेक्टर लगे होते हैं, और ये रिफ्लेक्टर सिर्फ सिग्नल को, अर्थ से जो सिग्नल आ रहा है उसको जनरली ये सिर्फ क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। मान लो एक अर्थ के एक ट्रांसमीटर से सिग्नल आ रहा है, उस सिग्नल को इसने जनरली रिफ्लेक्ट किया है सिर्फ अर्थ के दूसरे किसी और पॉइंट के ऊपर। इनका कॉस्ट कम पड़ता है, ठीक है। इसके अंदर सर्किट ज्यादा है, रिसीवर सर्किट होगा, एक एम्पलीफायर सर्किट होगा और एक ट्रांसमीटर सर्किट होगा। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम ये दो तरह के बनाते होते हैं। लेकिन अब बात आती है, चाहे वो कैसे भी सैटेलाइट्स हो, इन सैटेलाइट्स के भी फर्दर टाइप है कि आप इसको कहां से कहां लॉन्च कर रहे हो, किस ऑर्बिट में इसको पुट करोगे। तो उसके हिसाब से सैटेलाइट्स की टाइप अगर हम बात करें तो और भी टाइप है इनके, जिसमें सबसे पहला टाइप आता है जिसको आप बोलोगे इक्वेटोरियल सैटेलाइट। इक्वेटोरियल सैटेलाइट,
इक्विटोरियल या इसको हम बोलेंगे जियोसिंक्रोनस, या फिर बेटा इसको एक और नाम देते हैं जियो स्टेशनरी। सैटेलाइट, ठीक है, इक्वेटोरियल, जियोसिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। देखो इनकी क्या खास बात है। एक तो सबसे पहली बात, इनको इक्वेटोरियल सैटेलाइट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ठीक इक्वेटर के ऊपर रिवोल्व करते हैं, ठीक है। हाइट इनकी कितनी होती है, लगभग हम 36,000 किलोमीटर हम कहते हैं, जो तकरीबन हम अगर कंपेयर करें तो 6 टाइम दी रेडियस ऑफ अर्थ है, लगभग अप्रॉक्सीमेट कह रहा हूं मैं। और इन सैटेलाइट्स की खास बात क्या है, ये जियो सिंक्रोनस क्यों है, क्योंकि अर्थ का रोटेशनल पीरियड अपने एक्सिस के ऊपर 24 आवर का है, और ये सैटेलाइट्स हमेशा अर्थ के अराउंड एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर अपना साइकिल पूरा करते हैं, वो भी कितना है 24 आवर। दैट्स व्हाई दीज सैटेलाइट्स सीम्स टू बी स्टेशनरी फ्रॉम द अर्थ स्टेशन, सो दैट्स व्हाई इनको हमने एक और नाम दे दिया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना है 24 आवर्स का है, यानी अराउंड द अर्थ रिवॉल्व करने का जो टाइम है वो कितना है 24 आवर्स का है। और इसकी ऑर्बिटल स्पीड जिसको हम कहेंगे वो 3.1 किलोमीटर पर आवर है, मतलब काफी अच्छी स्पीड के साथ ये मूव करता है, पर आवर नहीं सॉरी पर सेकंड, ठीक है। 3.1 किलोमीटर पर सेकंड, लगभग आप मान के चलो कि 3 किलोमीटर एक सेकंड के अंदर पलक झपकते ही हमारे आगे से निकल जाएगा। तो इक्वेटोरियल सैटेलाइट खास करके इक्वेटर से ही छोड़ा जाता है, इक्वेटर से छोड़ा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे जो स्टेशन इक्वेटर के ऊपर है, फॉर एग्जांपल सिंगापुर जो है इक्वेटर के ऊपर आता है, तो मतलब ऐसे स्टेशन से इनको लॉन्च किया जाएगा जो इक्वेटर के ऊपर आते हैं, ठीक है। इनको लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल होता है उसको हम बोलते हैं GSLV, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इसके बाद दूसरे तरह का सैटेलाइट जिसको हम कहेंगे पोलर सैटेलाइट, दूसरा सैटेलाइट है पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट्स जो होते हैं ठीक एग्जैक्टली पोल के ऊपर से, लगभग हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट पोल के ऊपर से रिवॉल्व करता है। ये मान लो अर्थ है और ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, इसके ठीक इक्वेटर के ऊपर से तो हमने कहा कि ये है हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। ये ऑर्बिट हो गया जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जिसको हम कहेंगे। लेकिन एक और ऑर्बिट हमने बना दिया, ये इसको हम बोलेंगे पोलर ऑर्बिट या पोलर सैटेलाइट, इस पे हम लॉन्च करते हैं पोलर सैटेलाइट। अब देखो ये जो पोलर सैटेलाइट है और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, अलग अलग हमें क्यों छोड़ने पड़े हैं। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ रीजन ही कवर करता होगा, अर्थ का ये वाला हिस्सा जो है कवर करेगा, ठीक है। यानी लगभग इतना हिस्सा अर्थ का कवर करता है, जिसमें ये जो पोर्शन है अर्थ का पोलर रीजन और इधर का सदर्न रीजन, ये रीजन सैटेलाइट की प्रोजेक्शन में नहीं आता है, ठीक है, सैटेलाइट्स की रीच से बाहर है। तो यहां की इंफॉर्मेशन जनरली इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को नहीं मिलेगी। इन रीजन की हमें क्लाउड इंफॉर्मेशन चाहिए हो या फिर ओजोन लेयर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो इनके लिए हमने पोलर सैटेलाइट्स लॉन्च किए, ठीक है। पोलर सैटेलाइट की जो हाइट होती है वो जनरली कितनी होती है, लगभग 500 किलोमीटर से लेकर के 800 किलोमीटर की हाइट तक इसको रखा जाता है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट्स का काम कुछ अलग है और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का काम कुछ अलग है। इनको लॉन्च करने के लिए PSLV हम यूज करते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है, 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स पूरे अर्थ को अच्छे से कवर कर सकते हैं। पूरे 3 जो सैटेलाइट्स हैं वो आपस में भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और साथ में अर्थ के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो ये तो था जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स है क्या,
ठीक है, और कितने तरह के हैं। चलो अब हम बात करते हैं कि इनकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा, जो मैंने आपको लेक्चर के बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। चलो चलते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। सबसे पहले मैंने डिस्कस करना है ऑर्बिटल स्पीड, यानी किसी भी सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी या ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, यानी जो वो वेलोसिटी का हम जिक्र कर रहे हैं जिस वेलोसिटी के साथ इसको इसके ऑर्बिट में पुट किया जाएगा। अब बेसिकली ऑर्बिटल जो सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, जो सैटेलाइट है उनकी ऑर्बिटल स्पीड कैसे कैलकुलेट करें। आपने कैपिलर्स लॉ अच्छे से स्टडी किया होगा, कैपिलर्स लॉ मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। मान लो ये एक सैटेलाइट का ऑर्बिट है, ठीक है, और इसके ठीक सेंटर पे हमने कंसीडर कर लिया कि भाई अर्थ है, यहां पे इसके सेंटर पे यहां पे अर्थ है, ओके, और अर्थ के मास को हमने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया है, ये अर्थ है। और यहां कोई सैटेलाइट जो है जिसकी वेलोसिटी को टेंजेंट के अलोंग से शो कर सकते हैं, v ऑर्बिटल स्पीड रहेगी, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है सैटेलाइट और अर्थ का, उसको हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये सैटेलाइट, आपको पता है सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई एडिशनल फ्यूल हमें नहीं देना पड़ता। कैसे रिवॉल्व कर पाता है, क्योंकि वहां पे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अब ये जो सैटेलाइट है जिसका मास हमने m से रिप्रेजेंट किया, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा, इधर की तरफ ग्रेविटेशनल पुल लग रहा हो, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और एक फोर्स इस पे बाहर की तरफ बन रहा होगा जिसको आपने बोला m v स्क्वायर अपॉन r। अब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। जहां ये बैलेंस होंगे सीधी सी बात है उसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा। रिवॉल्व करते हुए हमें ये ध्यान रखना है ऑर्बिटल स्पीड जो है जितनी ज्यादा होगी सैटेलाइट की, अगर हमने स्पीड को बढ़ाया तो डेफिनेटली सैटेलाइट क्या करेगा, वो किसी और हाइट पे जाकर के अपना नया ऑर्बिट बनाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे हम ऑर्बिटल स्पीड निकाल के देखते हैं, बैलेंस करेंगे तो इक्वेशन में हमें पता चल रहा है कि mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, यानी ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं ताकि वो एक फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर सके। अर्थ का जो सैटेलाइट है मास यानी स्मॉल m, सैटेलाइट के मास का यहां पे कोई यूज नहीं है, यानी ऑर्बिटल स्पीड के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो मास ऑफ सैटेलाइट है उस पे डिपेंड नहीं करने वाली। सो वी कैन से दैट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये स्मॉल r एक r यहां कैंसिल हो रहा है, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r। सो ऑर्बिटल स्पीड जो आ गई निकल के वो आया है Gm अपॉन r, ये ऑर्बिटल स्पीड है सैटेलाइट की, ठीक है। ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट ए सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट। उसके ऑर्बिट में पुट करने के लिए किसी सैटेलाइट को कम से कम कितनी वेलोसिटी चाहिए, उस वेलोसिटी को हम उसकी ऑर्बिटल सैटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलेंगे, ऑर्बिटल स्पीड बोलेंगे। तो देखो बेटा एक चीज और हम पढ़े हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अपने को पता है कि स्मॉल g की वैल्यू किसके बराबर है, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, तो Gm कैन आल्सो बी रिटन एज G इंटू r स्क्वायर, तो यहां पे भी है ये फॉर्मूले में। सो वी कैन से दैट V नोट इज ऑल्सो मॉडिफाइड एज G इंटू r स्क्वायर, तो G इंटू स्मॉल r भी लिख सकता हूं मैं, ये भी ऑर्बिटल स्पीड का एक फॉर्मूला बन गया। अब अगर कोई भी सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस रिवॉल्व करवाना हो तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या रहने वाली है, ठीक है। नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ सरफेस के क्लोज में हम अगर बात करेंगे तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो गई, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो v नॉट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट G इंटू रेडियस ऑफ अर्थ,
और ये वैल्यू हमें अप्रोक्सीमेट देता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी आप अगर किसी सैटेलाइट को अर्थ सरफेस के क्लोज रिवॉल्व करना चाहते हो तो उसकी स्पीड कम से कम कितनी होनी चाहिए? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। चलो, ऑर्बिटल स्पीड के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा आपने। नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करते हैं इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। किसी भी सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए उसका टाइम पीरियड, यानी एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए अर्थ के अराउंड एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट करता है, वो टाइम पीरियड कितना होगा। तो उस टाइम पीरियड को हम निकालने के लिए अगेन जो पीछे का फिगर था, इस फिगर के अंदर इस फॉर्मूले को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, वो है mr²। ठीक है, सबको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे v इज इक्वल टू सिंपली r इंटू ओमेगा लिखा है। v का फॉर्मूला मैंने यूज किया एंगुलर स्पीड का, तो ये फॉर्मूला मैं यहां यूज करूंगा। यानी सिंपली मेरे पास क्या आ जाएगा, एक तो मैं ये लिख सकता हूं कि कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, ग्रेविटेशनल पुल किसके बराबर है? mr ओमेगा स्क्वायर की। ठीक है, ये है। यहां से भी मैं ओमेगा निकाल सकता हूं, एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हैं जिसको निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं उसकी। लेकिन एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं और वो है, आपने कैपिलर्स थर्ड लॉ स्टडी किया था, यानी कैपिलर्स थर्ड लॉ। कैपिलर्स थर्ड लॉ। अब देखो, कैपिलर्स थर्ड लॉ में आपने पढ़ा था टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एवरेज गैप बिटवीन दी सेंटर ऑफ प्लैनेट एंड द सेंटर ऑफ सन। यहां पे आप कैपिलर्स लॉ भी लगा सकते हो, क्योंकि सेम टू सेम जैसे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, वैसे ही जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं। और यहां पे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4π² डिवाइड बाई ZM। ठीक है, 4π² GM और R³ यहां से भी आप निकाल सकते हो। सेम टू सेम यहां से भी निकलेगा, इस m से m को कैंसिल करोगे तो t का जो फॉर्मूला आ गया यहां से, t इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4π² R³ अपॉन ZM। ठीक है बेटा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, t इक्वल्स टू 2π को बाहर लेके आएंगे तो, और ये बन गया कैपिटल R प्लस H का क्यूब अपॉन ZM। ये टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला हमारा बन गया। यहां पे अगर डेंसिटी की फॉर्म में दे रखा हो, अर्थ की डेंसिटी दे रखी हो, मास नहीं दे रखा, उस केस में भी आप इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हो। वो कैसे मॉडिफाई होगा उसको भी समझते हैं। एक और फॉर्मूला हम बनाएंगे, m को आप क्या लिख सकते हो, 4/3π कैपिटल R³ और इंटू हम यहां लिखेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और अगर अर्थ सरफेस के काफी क्लोज है तो ये फॉर्मूले में h जो है 0 हो जाएगा, यानी यहां लिख सकते हैं एट सरफेस h इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो t का जो जनरल फॉर्मूला आएगा 2π √ R³ अपॉन ZM। ठीक है, ये आ जाएगा। और ये जो वैल्यू आएगी निकल के, इसको आप और फर्दर मॉडिफाई करके लिख सकते हो। यहां R³ है और ZM को आप लिख सकते हो Z इंटू R², और ये बन गया 2π R अपॉन Z। अर्थ सरफेस के काफी क्लोज अगर टाइम पीरियड देखोगे तो ये आएगी, और इसकी वैल्यू लगभग 84 मिनट्स आती है। कितनी आते हैं? 84 मिनट्स।
यानी अगर उसी सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस के काफी क्लोज में रिवॉल्व करेंगे तो उसका टाइम पीरियड कितना रहने वाला है, 84 मिनट्स। इसमें मैंने 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, जी की वैल्यू 9.8 और 6400 किलोमीटर अर्थ की रेडियस होती है, ये वैल्यू पुट करके हमने 84 मिनट्स कैलकुलेट किया है टाइम पीरियड का, अगर अर्थ के क्लोज रिवॉल्व करता है तो। अब मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूं, देखो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर इसका मॉडिफिकेशन करके मैं यहां लिख रहा हूं, इसमें लिख लो या फिर यहां पे लिख लो, आपकी मर्जी है। ये फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, चलो इस फॉर्मूले के अंदर देखो एक फॉर्मूला और टाइम पीरियड का बनाते हैं। आपने लिखा t इक्वल्स टू 2 पाई, यहां पे लिखा मैंने आर क्यूब अपॉन जी, एम को मैं लिखूंगा जी इंटू आर स्क्वेयर। ठीक है, ये लिख सकते हैं, लेकिन एक और हमें तो डेंसिटी की टर्म में निकालना है, तो डेंसिटी की टर्म में जी को मैंने एज इट इज लिखा, एम को लिखा 4/3, 3 चला गया ऊपर, पाई आर क्यूब इंटू रो। ठीक है, ये बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ठीक है, अब आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो रहा है, समझ आ रही है बात। और t इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं, इस 2 पाई को भी अंदर ले जाओ, तो ये अंदर जाके क्या बनेगा, इंटू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी इंटू 4 पाई रो। 4 से 4 और पाई से पाई कैंसिल, तो टाइम पीरियड का ये भी फॉर्मूला निकल के आ गया। कई बार ये फॉर्मूला यूज कर देता है, कई बार न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पे दिया होता है, तो कंफ्यूज मत होना बेटा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टाइम पीरियड का ही है, जब सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस रिवॉल्व करती है। तो फाइनली हमारे पास टाइम पीरियड के कौन कौन से फॉर्मूले आ गए हैं, उनको एक बार देख लीजिए। t इज इक्वल्स टू 2 पाई r प्लस एच होल क्यूब अपॉन जीएम, जब सैटेलाइट किसी पर्टिकुलर हाइट पे हो अर्थ सरफेस से, तो ये टाइम पीरियड आप यूज करोगे, और अगर वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस है तो 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी। और उसी केस में इसी फॉर्मूले को इसके साथ हम इक्वल रख सकते हो, अगर मास ना दे रखा हो, डेंसिटी दे रखा हो, तो डेंसिटी की टर्म में आप ऐसे निकालोगे टाइम पीरियड। तो बेटा यहां तक आपको समझ आ गया, और जिसको फ्रीक्वेंसी चाहिए है तो टी का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होता है, आप निकाल लोगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो टी आपको पता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 2 पाई बाई कैपिटल टी। सिर्फ आपको क्या करना है, इसके डिवाइड बाय में, देखो 2 पाई डिवाइड बाय में कैपिटल टी रखना है, और कैपिटल टी की वैल्यू आपको पता है, सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ओमेगा पता चल जाएगा, फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा। इससे नेक्स्ट चलते हैं, देखो अभी तक क्या चीज निकाल लिया हमने, सैटेलाइट का ऑर्बिटल स्पीड कितना रहता है, उसका टाइम पीरियड कितना रहता है, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं उसका एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट, किसी भी सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एम वी आर हम लिख सकते हैं। एम यहां पे मास ऑफ सैटेलाइट है, और वी ऑर्बिटल स्पीड हम बोल रहे हैं, और आर उसका जो भी एवरेज रेडियस बनेगा ऑर्बिट का। तो एल इज इक्वल्स टू एम, वी को आप लिख सकते हो अंडर रूट जी एम अपॉन आर इंटू आर, और एल इज इक्वल्स टू कंप्लीट को हम स्क्वायर रूट के अंदर ले लेते हैं, कैपिटल जी कैपिटल एम और स्मॉल एम का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, और नीचे भी एक आर है, इस आर से आर कैंसिल, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम स्क्वायर इंटू आर, ये एंगुलर मोमेंटम बन गया। अब सैटेलाइट की हाइट क्या रहेगी, सैटेलाइट की हाइट क्या रहेगी, हाइट ऑफ सैटेलाइट कैसे निकालेंगे, किस हाइट से हमें किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हाइट ऑफ सैटेलाइट, अगेन मुझे यहां पे वही फॉर्मूले पे जाना है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब,
यानी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा था यहाँ कांस्टेंट 4 पाई स्क्वायर जी एम, और इस आर को आप क्या लिख सकते हो, आर प्लस एच का होल क्यूब। ठीक है। हाँ, एक चीज और इंफॉर्मेशन में, 2024 के एग्जाम के अंदर अगर हम बात करें नीट के सिलेबस की, तो ये जो सैटेलाइट का पोर्शन है ये सारा डिलीटेड सिलेबस है। ठीक है, बट जेई के अंदर इंक्लूड है सारा का सारा। सो वेल, हम अभी बात कर रहे हैं, देखो यहां से मुझे h निकालना है, तो r प्लस एच होल क्यूब इक्वल्स टू जी कैपिटल एम टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई, और अगर हम r प्लस एच की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा क्या बनेगा, इसका क्यूब रूट हो जाएगा, जी कैपिटल m टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई, और इसका बनेगा क्यूब रूट 1/3। ठीक है, और मुझे तो h चाहिए है, तो हाइट अबो द सरफेस ऑफ अर्थ सैटेलाइट की कितनी बनेगी, जी एम टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई, और इसका क्यूब रूट माइनस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये फाइनली उसकी हाइट बनेगी। ठीक है, जिस भी हाइट से आपको उसको लॉन्च करना है, उसका टाइम पीरियड क्या रखना चाह रहे हो, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा, इस फॉर्मूले में पुट करके उसकी हाइट आ जाएगी। ये था हाइट ऑफ सैटेलाइट। अब बेटा बात करते हैं एनर्जी क्या होती है सैटेलाइट की। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट की कौन कौन सी एनर्जी है। सबसे पहले एनर्जी में हम इसके अंदर भी मैंने काइनेटिक एनर्जी की बात की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। रिवॉल्विंग सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, इसको लिखते हैं। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला आपने क्या लिखा था, एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। वी यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड है, तो ऑर्बिटल स्पीड आपने स्टडी किया था कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा v कैपिटल M स्मॉल m, v का स्क्वायर अगर हम कर रहे हैं तो ट्वाइस ऑफ r। ठीक है, ये है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इसको एंगुलर मोमेंटम की टर्म में भी आप लिखना चाहते हो तो वो भी लिखा जा सकता है एंगुलर मोमेंटम की टर्म में। वो कैसे लिखेंगे, देखो जरा, एंगुलर मोमेंटम हम लिख सकते हैं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की टर्म में भी दे सकता है, L इज इक्वल्स टू एम वी आर। ठीक है, m इंटू वी मेरे पास में पड़ा है, तो यहां से आप लिख सकते हो इसको m इंटू वी इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ठीक है, या m इंटू आर की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हमें तो l चाहिए है। v इंटू आर इज इक्वल्स टू आ जाएगा l अपॉन m, ये हमने स्टडी किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, वी आर ऑर्बिटल सॉरी एरियल वेलोसिटी हमने स्टडी किया था, हाफ आर इंटू वी इक्वल्स टू हमने l बाई 2m हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो उसकी टर्म में भी आप लिख सकते हो। इसको आप वैसे क्या लिख सकते हो, p स्क्वायर बाय 2m, लीनियर मोमेंटम के साथ ये रिलेशन है, और इसको हम लीनियर मोमेंटम के साथ कंपेयर करेंगे तो r इंटू पी लिख सकते हैं, r इंटू पी लिख सकते हैं। तो यहां पे p चाहिए मुझे, p की वैल्यू कितनी बनेगी, तो आप लिख सकते हो p स्क्वायर यानी l स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ m इंटू आर स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, यानी l स्क्वायर बेटा अपॉन ट्वाइस ऑफ m इंटू आर स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी बनेगी। याद रखना हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगी, सैटेलाइट की ये एनर्जी पॉजिटिव होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्लियर हो गया होगा। अभी बात करते हैं नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जीज की। सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, अर्थ सरफेस से उसकी हाइट अगर h है तो हम इसको कैपिटल R प्लस h लिख सकते हैं स्मॉल r को, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, और इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, याद रखना इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी हमेशा।
पोटेंशियल एनर्जी सैटेलाइट की हमेशा ही नेगेटिव होती है। अब यहाँ एक चीज देखो, मैंने z कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r को L स्क्वायर बाय क्या लिखा है, इसको लिखा है L स्क्वायर बाय 2mr स्क्वायर लिखा था, वहां पे 2 था, यहाँ पे 2 है नहीं, तो आप इसको इतना लिख सकते हो। मतलब इसका एक फॉर्मूला ये भी बन गया। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी सैटेलाइट की। और इसी के अंदर थर्ड जो हम एनर्जी की बात करने वाले हैं, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट की टोटल एनर्जी कितनी बनेगी, यानी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम टोटल एनर्जी बोलेंगे। सो वेल, टोटल एनर्जी आप जब वैल्यू पुट करोगे तो डेफिनेटली इन एनर्जी का सम, मतलब एक एनर्जी तो बनी है z कैपिटल M स्मॉल m अपॉन ट्वाइस ऑफ r माइनस z m स्मॉल m अपॉन r, इसको सॉल्व करोगे टोटल एनर्जी आपकी आ जाएगी माइनस ऑफ v कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r, ये इतनी आ जाएगी। ठीक है, माइनस में आएगी, याद रखना, नेगेटिव आएगी। और इसको हम लिखेंगे तो माइनस का यहाँ पे भी साइन, ठीक है, यहाँ पे बनेगा L स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ M इंटू आर स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी सैटेलाइट की। एंगुलर मोमेंटम के टर्म में भी लिख रहा हूं ताकि क्वेश्चन अगर कोई ऐसा आए जिसमें एंगुलर मोमेंटम से रिलेशन हो तो आप उससे भी निकाल सकते हो। ये एनर्जी भी डेफिनेटली क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, ये फिक्स याद रखना, ये एनर्जी भी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ओके, अब अपने को इतना पता चल गया, टोटल एनर्जी सैटेलाइट की इतनी होती है। बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, एक टर्म आता है बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। किसी भी सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी से मतलब है किस एनर्जी से वो अर्थ से बंधा हुआ है, या कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए सो दैट कि उसको हम इनफाइनाइट तक ले जा सकें, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से उसको बाहर ले जा सकें। वो एनर्जी हमेशा ये समझना है अपने को कि अर्थ सरफेस से अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर अगर जाओगे तो एनर्जी टोटल कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहां पे जितनी उसकी टोटल एनर्जी ये दिख रही है आपको, माइनस ऑफ जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r, इतनी ही प्लस की एनर्जी दीजिए, बाइंडिंग एनर्जी बन जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू कैपिटल Z कैपिटल M स्मॉल m अपॉन ट्वाइस ऑफ r, ये बाइंडिंग एनर्जी बनेगी। ठीक है, अब अगर आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं तो हम एक बार ये समझ लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, टोटल एनर्जी के, टोटल एनर्जी के, और इसका मैग्नीट्यूड बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल भी है। ठीक है, ये तीनों तो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, साइन अलग अलग है। बाइंडिंग एनर्जी हमेशा प्लस होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस होगी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ये नेगेटिव होने वाली है। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड को देखें तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए यहां पे कितना है, काइनेटिक एनर्जी में इसका हाफ है, यानी ये काइनेटिक एनर्जी से मैग्नीट्यूड में बात करें तो डबल है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। तो यहां से भी आप एक रिलेशन ये बना दिया मैंने, अगर कोई भी टाइप की एनर्जी दे रखी है तो आप डायरेक्ट उससे कोई भी टाइप की एनर्जी सैटेलाइट की निकाल सकते हो। साइन आपको ध्यान रखनी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रहेगा, टोटल एनर्जी वो भी नेगेटिव रहेगा, बाइंडिंग एनर्जी वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो यहां से हमने ये रिलेशन निकाल लिए हैं। सैटेलाइट्स के बारे में ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, और इसी उम्मीद के साथ कि आपने ये लेक्चर अच्छे से समझा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हम स्टडी करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक, जय हिंद।